नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। लगातार ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर आपको हर अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। हर एक पल का, मिनट का अपडेट आपको दे रहे हैं कि वहां पर चल क्या रहा है, क्योंकि स्थिति अभी भी बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। अभी ताज़ा सिचुएशन क्या है और ख़ास तौर पर आगे जाकर इन फ्यूचर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, भारत पर इसका क्या असर हो सकता है, आज इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी जी इस वक्त मौजूद हैं। अंकुर जी, बहुत स्वागत आज के इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले आज की स्थिति, आज की सिचुएशन क्या है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लड़ाई लगातार जारी है, एस्केलेट भी किया जा रहा है फुल फ्लेज्ड, तो किस तरीके से देखें आज की सिचुएशन को? देखिए पूजा, इसमें दो तीन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि कल संडे था, तो कल ऐसा लगा कि शायद ईरान के पास उतने हथियार नहीं बचे हैं कि वो इजराइल पर या जो गल्फ़ कंट्रीज़ पर जो वो अटैक कर रहा है वो कर पाएगा। तो कल काफ़ी ठंडा दिन रहा युद्ध के हिसाब से। लेकिन आज अगर आप सुबह से देखें तो ईरान ने सऊदी अरब, ओमान, बहरीन और इज़राइल, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर उसने अपनी मिसाइलें छोड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि ईरान इस युद्ध को लंबा भी खींचना चाहता है। इस बार शायद एक प्लान नज़र आ रहा है ईरान का कि उसके पास एक बड़ा प्लान है जवाब देने का, क्योंकि खामनेई जो ईरान के सर्वोच्च नेता थे, उनकी मौत के बाद ऐसा लग रहा था शायद ईरान बिखर सा गया है। लेकिन ईरान को शायद मालूम था कि उनके जो नेता हैं उनको निशाना बनाया जाएगा, उन पर अटैक किए भी जाएंगे। तो शायद जो सेकेंडरी और थर्ड लीडरशिप है वो पहले से तैयार की गई थी। और ईरान का जो प्लान था वो ये था कि जो एक सेंट्रल कमांड होने की बजाय अलग अलग कमांड काम करेंगी। तो मुझे लगता है कि वो अलग अलग कमांड काम करती हुई नज़र आ रही हैं। अभी जो सोशल मीडिया पे आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें लगातार सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है, बहरीन की और ओमान में भी अटैक की खबरें हैं, यूएई में भी अटैक की खबरें हैं इस वक्त। तो ऐसा लग रहा है कि ईरान इस युद्ध को लंबा खींचना चाह रहा है और कुछ हद तक वो जवाब देने में भी कामयाब रहा है। लेकिन अगर हम स्ट्रैटेजिकली देखें या अगर हम देखें सेना के लिहाज से, हथियारों के लिहाज से, कितना लंबा ये युद्ध आपको लगता है कि चल सकता है? ईरान बेशक चाह रहा है कि इस युद्ध को लंबा खींचा जाएगा और पीछे बैकस्टेप करने के मूड में भी ईरान कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन कितना लंबा? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि अमेरिका इजराइल के लिए ये युद्ध कितना भी लंबा खींचे वो लड़ लेंगे, क्योंकि एक तो वो दूर है, उनकी जो लोकेशन है वो डायरेक्ट इतनी पास नहीं है ईरान के। लेकिन दिक्कत होने वाली है गल्फ़ कंट्रीज़ को, सऊदी अरब को, कुवैत को और बहरीन को। ये तमाम वो देश हैं जिनको दिक्कत होने वाली है। तो मुझे लगता है कि ईरान का जो एक स्ट्रेटजी है वो ये है कि पहले हमें गल्फ़ कंट्रीज़ के जितने भी ये नेता हैं, जितने भी माफ़ कीजिए कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया जाए और जिससे अमेरिका पर ये दबाव डाला जाए कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर हो। और चाहता तो ईरान भी नहीं है कि वो युद्ध लंबा चले, क्योंकि उसमें उसको भी नुकसान होगा। तो बट कहीं ना कहीं ये जो अमेरिकन बेसिस हैं गल्फ़ में, तो उनको हमेशा टारगेट करेगा। तो इस बार जो उसकी ईरान की जो रणनीति है वो ये है कि सऊदी अरब, यूएई, ओमान, बहरीन, कुवैत, इनकी इकोनॉमी को टारगेट किया जाए। क्योंकि जैसा आपको मालूम होगा कि जो फारस की खाड़ी है, गल्फ़ ऑफ हॉर्मुज़, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, तो उसको बंद कर दिया गया है। उसको बंद करने का मतलब ये है कि जो दुनिया का 20% जो तेल वहाँ से जाता है, ख़ासतौर पर यूएई से जाता है, उस पर पूरी तरह से एक तरह से नाकाबंदी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आज आपने देखा भी होगा कि क्रूड के दामों में करीब करीब 14% की तेज़ी आई है। तो कहाँ क्रूड 70 पे था, तो अगर यही हालात रहे और एक हफ्ता भी लड़ाई चली तो क्रूड के दाम करीब कम से कम $100 से $120 प्रति बैरल चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ईरान ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता है। उसको मालूम है कि उसके पास उतने ज़्यादा हथियार नहीं है, एयरफोर्स उतनी कामयाब नहीं है। तो ऐसे में इन कंट्रीज़ को निशाना बनाया जाए, माकूल जवाब दिया जाए, ताकि अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाया जा सके। जी, लेकिन अंकुर जी, एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि देखिए जब भी युद्ध होता है, जैसा आपने कहा कि हर नुकसान तो होता ही है कि कोई भी देश हो उसको नुकसान होता है। मिडिल ईस्ट के अलावा दुनिया के बाकी देशों पर इसका कैसा असर होगा, एक पॉइंट ये। और एक ये अभी बिल्कुल अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ओमान में टैंकर पर हमले में एक भारतीय की जान चली गई है।
देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि जो भी ये लड़ाई है पूरी दुनिया इससे अलहदा नहीं है। उसकी वजह क्या है? देखिए, ईरान से जो तेल है वो चीन खरीदता है, भारत पहले खरीदता था, अब हमने बंद कर दिया था सैंक्शंस के बाद। और जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है वो पूरी दुनिया में तेल सप्लाई करती है, और इंडिया भी तेल आता है वहाँ से, कुछ कुछ मतलब कुछ परसेंटेज हम भी खरीदते हैं। तो ऐसे में आप ये मान के चलें कि जो तेल की सप्लाई है वो बंद होगी। चीन दुनिया की एक तरह से सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, अगर उसको तेल की सप्लाई बंद होगी तो भले चाहे इंडिया के पास, चीन के पास रिज़र्व हो, लेकिन वो रिज़र्व जो स्ट्रेटजिक रिज़र्व होते हैं वो करीब 21 दिन के लिए होते हैं, 20 दिन के लिए होते हैं, मैक्सिमम 35 से 40 दिनों के लिए होते हैं। तो इससे ज़्यादा तो कोई भी इकोनॉमी सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी। तो पहला इसका पॉइंट तो ये है कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तेल की कीमतें बढ़ने से जो कंट्रीज़ हैं उनको महंगा भी तेल खरीदना पड़ेगा, और फिर उसमें क्या है कि उनकी लागत बढ़ जाएगी बहुत सारी चीज़ों की। ट्रांसपोर्टेशन तो केवल एक हिस्सा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं जो बनते हैं, केमिकल प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं जो तेल से बनते हैं। तो ये तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो दुनिया में ऑलरेडी एक टैरिफ वॉर चल रहा था, जिसके बाद दुनिया में काफ़ी उथल पुथल मची थी। ऐसी स्थिति में जब तेल के दाम भी बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल इम्पैक्ट आएगा। तो यही बात है कि भले ये लड़ाई मिडिल ईस्ट की हो, इसका चीन से कोई मतलब ना हो, भारत से कोई मतलब ना हो, बट इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट चाइना, इंडिया एंड अदर कंट्रीज आल्सो। तो ये चीज़ हमें मान के चलनी पड़ेगी कि देखिए ये युद्ध लंबा चलेगा तो उसका नुकसान सबको होगा। बिल्कुल। अब चीन का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, तो चीन और रूस की भूमिका को लेकर आप क्या दर्शकों को समझाएंगे कि इस युद्ध में खास तौर पर हमने रूस को तो देखा भी है कि रूस की तरफ से तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वो साथ देने की बात भी है, इस अमेरिका और इजराइल की इस कार्रवाई को गलत भी बताया गया, लेकिन चीन साफ तौर पर कभी सामने आकर नहीं बोलता है, खुलकर नहीं बोलता है। तो इसमें किस तरीके नहीं, से ऐसा नहीं है पूजा। ये हम सबको लग रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा, हम सब यही चर्चा कर रहे हैं कि यार जब लड़ाई हो रही है तो चीन क्यों नहीं है। देखिए, चाइना की हमेशा एक स्ट्रेटजी रही है कि वो सामने कभी भी लड़ाई नहीं लड़ता। बिल्कुल। अभी आपने देखा आज सुबह जब वो F-16 प्लेन के गिरने के शॉट्स आए, विजुअल आए, फिर जो ईरान है उसने जो ओमान में और सऊदी अरब में जो रिफाइनरीज़ हैं उनको टारगेट किया। तो ये सारा सपोर्ट ईरान को कथित तौर पर चीन और रूस से ही मिल रहा है। और आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि एयर डिफेंस सिस्टम की बात है जो इस बार आपको देखने को मिल रहा है, जो इस बार की जो लड़ाई है इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि पिछले साल जब लड़ाई हुई थी उसके बाद ईरान ने मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम लिया था चाइना से, और रूस से S-400 भी शायद लिया था, वो है नहीं, उसका कंफर्मेशन नहीं है, बट ऐसी बातें थी कि उसने S-400 भी रूस से लिया है। चूँकि वो बहुत बड़ी यूनिट होती है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो S-400 को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में। लेकिन जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी छोटा है और काफ़ी मोबाइल है, यानी कि आप उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कुछ ही मिनट लगते हैं, तो वो सिस्टम भी उसके पास है। तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी है जिस पर आजकल युद्ध लड़े जाते हैं, जिससे हमें लोकेशन पता होती है, जिसके बाद जिसका जो डेटा है हम अपनी मिसाइल या किसी भी बॉम्ब में लगाते हैं, वो सारा जो सपोर्ट है वो उसको चीन और रूस से मिल रहा है। अगर चीन रूस का सपोर्ट ना होता तो ईरान यहाँ तक भी नहीं लड़ पाता। अब एक आखिरी सवाल अंकुर जी, कि मध्यस्थता का रास्ता नजर आता है, और अगर हाँ तो किस तरीके से? देखिए, बातचीत हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर ये 2-3 दिन लड़ाई और चली और ईरान ने तगड़ा जवाब दिया तो इस बात की संभावना है कि अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में बातचीत हो जाए। एक बयान आया भी था ट्रंप का कि ईरान ने बातचीत करने के लिए कहा है, फिर दूसरी तरफ से भी आया कि भाई अमेरिका ने भी कहा है, ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। तो हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि ईरान इस लड़ाई को कितना लंबा खींचेगा। अगर ईरान एक हफ्ते तक भी इस लड़ाई को खींच देता है तो बातचीत की जो एक टेबल पे आने की जो संभावना है वो बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 2-3 दिन में ईरान का ज़्यादा नुकसान हो जाता है, उसकी मिसाइलें ख़त्म हो जाती हैं, उसके लॉन्चिंग पैड ख़त्म हो जाते हैं, तो उससे फिर ईरान कमज़ोर पड़ेगा। और जो अमेरिका और इजराइल जो चाहते हैं हुकूमत बदलना, अपने लोगों को बैठाना, फिर वो मुमकिन होगा। लेकिन फ़िलहाल अगर हम आज की बात करें तो आज ईरान ने अच्छा खासा बाउंस बैक किया।
जी। जितने भी गल्फ कंट्रीज थे सबको निशाना बनाया। इसके साथ ही उसने फिलहाल इसराइल पर भी आज एक बड़ी मिसाइल का बैरेज लॉन्च किया है। अब देखना ये होगा कि ईरान के पास फतेह 2, फतेह 1 ये तमाम हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। अगर ये मिसाइल्स अमेरिका और इसराइल के थाड़ या पेट्रोल सिस्टम को बाईपास करते हुए चली जाती हैं जी। और नुकसान करती है, तो उसका नुकसान अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देशों को भी काफ़ी बड़ी मात्रा में उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब कुल मिलाकर ये देखना होगा कि कितने दिनों तक इस लड़ाई को और खींचा जाता है, या फिर ईरान जो बार बार एक ही बात का दावा कर रहा है कि हम तो पीछे नहीं हटेंगे, झुकेंगे नहीं, जारी रहेगी, क्या आगे आने वाले दिनों में होता है, क्योंकि असर तो जाहिर तौर पर इसका मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया के हर एक देश पर होना तय है। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।